गुड आफ्टरनून। मेरी आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है? गुड आफ्टरनून, जय हिंद, नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? जय हिंद, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, राधे राधे, ओम शांति, नमस्ते, नमस्कार। चलिए हम लोग शुरू करें आज। शुरू करते हैं बच्चा, क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। हम लोगों ने कल ट्रांसजेंडर के बारे में पढ़ा, कैसे वो भारत का एक कमजोर तबका है, कैसे वो भारत का एक अति संवेदनशील वर्ग है, उनके साथ क्या समस्याएं जुड़ी है, किस किस तरह की समस्याओं का वो सामना करते रहे हैं, फिर कब और कैसे उनके समस्याओं के बारे में सरकार गंभीर हुई और सरकार ने उनके लिए क्या क्या प्रयास किया। हम लोगों ने देखा कि कैसे ग्लोबली उनके बारे में चिंता व्यक्त की गई। हमारे यहाँ चूंकि संविधान बनाया गया तो संविधान का आदर्श सोशल जस्टिस है, सामाजिक न्याय है, और हर कमजोर तबके को न्याय प्रदान करना हमारे संविधान का केंद्रीय तत्व है। इसलिए आजादी के बाद से ही हर कमजोर तबके को आइडेंटिफाई करके उनके लिए हम लोगों ने, हमारी सरकार ने विशेष प्रयास किया। और इसी क्रम में ट्रांसजेंडर को भी एक कमजोर समुदाय, एक वीकर सेक्शन, एक अति संवेदनशील वर्ग के रूप में स्वीकार किया गया और उनके लिए भी प्रयास शुरू कर दिया गया। उनके लिए क्या संवैधानिक वैधानिक प्रयास हुआ, क्या उनके लिए संस्थाएं काम कर रही है, इन सभी चीजों के बारे में एक एक करके हम लोगों ने एक कल के क्लास में आउटलाइन पढ़ा था, याद होगा आपको, ठीक है। डन। और इसी क्रम में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उनके लिए, खास करके ट्रांसजेंडर के लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं, वो सब कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया पीछे के क्लास में। और फिर कल हम लोगों ने एक अति संवेदनशील वर्ग के रूप में वृद्धों के बारे में पढ़ना शुरू किया था। वृद्धों की क्या क्या समस्याएं थी उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था। वृद्धों की इन समस्याओं का क्या कारण है ये हम लोगों ने पढ़ा। उनकी अति संवेदनशीलता का क्या स्वरूप रहा, क्या कारण रहा, पढ़ने के बाद हमने देखा कि सरकार ने उनकी समस्याओं को लेकर के भी सरकार गंभीर हुई और वृद्धों को लेकर के भी सरकार ने प्रयास करना शुरू किया। इस संदर्भ में उनके लिए क्या संवैधानिक और वैधानिक प्रयास किया गया, ये सब कुछ हम लोगों ने पढ़ा। और हम लोगों ने देखा कि उनको फोकस्ड जो हम लोगों को उनके लिए प्रयास था, उनका आर्थिक सशक्तिकरण करना, यानी जब वो वृद्ध हो जाते हैं रिटायरमेंट के बाद तो उनका पेंशन आदि के माध्यम से आर्थिक रूप से वो कमजोर न हो, इसकी व्यवस्था करना। इसके बाद शारीरिक रूप से जो उनकी दुर्बलता है वो तो नेचुरल है, बट सरकार उस दिशा में भी योजनाएं बना रही है कि यथासंभव जहां जहां उनको शारीरिक समर्थन प्रदान किया जाए, सपोर्ट किया जाए, उसके लिए सरकार योजनाएं चला रही है। ये एक पक्ष है, उनकी शारीरिक दुर्बलता को देखते हुए उनका शारीरिक या फिजिकल सशक्तिकरण करना, उनका आर्थिक सशक्तिकरण करना, उनका सामाजिक सशक्तिकरण करना। शैक्षिक बहुत इंपॉर्टेंट नहीं तत्व है, लेकिन सामाजिक जरूर है कि उनका सामाजिक सशक्तिकरण कैसे किया जाए, समाज में उनको सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार दिया जाए,
उपेक्षा का जो शिकार उनको करना पड़ता है नई पीढ़ी के द्वारा, जनरेशन गैप के कारण, इसका भी सॉल्यूशन निकाला जाए ताकि वो एकाकीपन या अलगाव की समस्या का सामना न कर सके। और इन्हीं सब दिशा में क्या क्या प्रयास किया गया, हम लोगों ने एक राउंड देखा। और इसी क्रम में हम लोगों को एक प्रयास पढ़ना है बच्चा, और वो है आपके सामने स्क्रीन पर है, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRDA 2013। उनके लिए कानून 2007 में आया, लेकिन 2007 वाला कानून न पढ़ा करके मैं पहले 2013 वाला एक उनके पेंशन के लिए जो एक संस्था बनाई गई उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। मैं लिखवा नहीं रहा हूं, मैं कानून वाला पोर्शन जो है वो हम लोग देखेंगे। यह एक लिखना नहीं है बच्चा, केवल एक नजर डालो, आप एक हेडिंग डाल दो और हेडिंग डाल करके यहां लिखो PDF नोट्स। ठीक है, PDF नोट्स 2013, PDF नोट्स इसका हम देंगे 2013 में। पहले भी मैंने कहा था कि 1999 में इन पर एक पॉलिसी बनाई गई और उस पॉलिसी में ये प्रोविजन किया गया कि इनके लिए एक कानून का निर्माण किया जाएगा। 2007 में कानून का निर्माण किया गया, इनके पेंशन को रेगुलेट करने की व्यवस्था की जाएगी, ये सारी चीजें। तो इसी क्रम में 2013 में ये संस्था बनाया गया। यह एक सांविधिक अथवा वैधानिक निकाय है और भारत की एक पेंशन नियामक संस्था है, एक पेंशक रेगुलेटर है जो पेंशन व्यवस्था को रेगुलेट करता है। इसको भारत सरकार द्वारा PFRDA एक्ट 2003 के द्वारा स्थापित किया गया, जिसको 2013 में एक केंद्रीय स्वायत्त निकाय का दर्जा दिया गया। मैंने पहले ही बताया 1999 में जो हम लोगों ने पॉलिसी इनके लिए बनाई, उसी कंटेस्ट में इनके लिए व्यवस्था की गई। ठीक है, दो 2003 में बना, 2013 में इसको ये नाम दिया गया। यह वित्त मंत्रालय के अधीन वित्तीय सेवा विभाग के अंतर्गत कार्यरत है। वर्तमान में PFRDA के अंतर्गत नेशनल पेंशन सिस्टम NPS और अटल पेंशन योजना APY संचालित हो रहा है। 2 पेंशन योजनाएं इनके तहत चलाई जा रही है। नेशनल पेंशन सिस्टम जो है वो मैंने पहले ही बताया था कि जो समाज का जो गरीब तबका है, BPL फैमिली है, उनके लिए पेंशन वाली जो व्यवस्था, जो इंदिरा गांधी पेंशन योजना है, वही है नेशनल पेंशन सिस्टम। ये दोनों चलाया जा रहा है। PFRDA विभिन्न मध्यवर्ती एजेंसियों जैसे सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी, पेंशन फंड मैनेजर्स आदि की भी नियुक्ति कर सकता है। इसके प्रमुख कार्य हैं वृद्धों की पेंशन को सुनिश्चित करना, ध्यान से देखो, वृद्धों की पेंशन को सुनिश्चित करना और इसे बढ़ावा देना, तथा पेंशन फंडों और संबंधित मामलों की योजनाओं के लिए ग्राहकों के हितों की रक्षा करना, ग्राहकों के हितों की रक्षा करना, ये इनके प्रमुख कार्य हैं। ये एक PFRDA के बारे में थोड़ा सा मैंने बता दिया। ये अलग से लिखवाने वाला कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं था, सेपरेट इस पर सवाल बनने की गुंजाइश नहीं है, पर 2-3 लाइन में आपके पास पढ़ने के लिए होना चाहिए जो PDF नोट्स में रहेगा। ठीक है, अब क्या योजनाएं हैं उस योजना के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और अब हम आते हैं बच्चा जो उनके लिए कानून बनाया गया। यह एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर और सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007। ठीक है, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर, हेडिंग डालिए आप, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007। मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007। मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007। डन। 2007 लिख लिया आपने। ठीक है, इसको हम लोग लिख लेते क्योंकि वृद्धों के लिए यह एक प्रमुख अधिनियम है, कानून है। मैं सोचा था कि PDF दे दूंगा,
लेकिन मैंने सोचा कि लिखवा दूं, थोड़ा देर लगेगा, हम लोग थोड़ा जल्दी करके लिखते हैं। इसके मेन पॉइंट जो 2-3 हैं वो मैं आपको बता देता हूं। पहला पॉइंट इसमें ये है, मेन पॉइंट, इनकी एक बहुत बड़ी समस्या थी कि इनके पास जो भी पैसा होता था इनके बच्चे ले लेते थे और फिर इनकी देखभाल करना बंद कर देते थे। इस कानून के द्वारा ये प्रोविजन किया गया कि अब अगर किसी भी माँ बाप से या अभिभावक से उनके बच्चे या उनके उत्तराधिकारी अगर कोई अमाउंट ले लेते हैं, कोई धन संपत्ति ले लेते हैं और इसके बाद यदि वो उनकी देखभाल नहीं करते, तो इन वृद्धों को, अभिभावकों को ये अधिकार होगा कि उनसे वो अपना पैसा वापस ले ले। पहला पॉइंट। दूसरा है कि ये अपने बच्चों से, अपने उत्तराधिकारियों से मेंटेनेंस पाने के हकदार होंगे। मेंटेनेंस पाने के हकदार होंगे। अब उनको कितना मेंटेनेंस दिया जाएगा ये डिपेंड करता है कि बच्चों की कमाई क्या है, बट इसमें ये प्रोविजन जरूर किया गया है कि 10,000 तक उनको मेंटेनेंस का सुविधा दिए। अब ये मेंटेनेंस किससे लेंगे, इस कानून में प्रावधान किया गया कि केवल ये बच्चे से ही मेंटेनेंस नहीं ले सकते हैं। ये वृद्ध, ये अभिभावक, ये पेरेंट्स केवल ये अपने बच्चे से ही मेंटेनेंस का दावा नहीं कर सकते। सोचो, अब वृद्धों को कितना सेफ कर दिया गया। मैं वृद्ध हूं, मेरा बच्चा नहीं है, मेरे पास संपत्ति के नाम पे बहुत थोड़ा है, कुछ नहीं, एक डंडा है, राइट, और एक हमारा भतीजा है। कानूनी रूप से यदि मैं मरूंगा तो हमारी जो भी प्रॉपर्टी होगी विधिक रूप से वही उत्तराधिकारी होगा। बात को आप समझो, विधिक रूप से वही उत्तराधिकारी होगा, दैट्स ऑल। हमारे पास संपत्ति है ही नहीं, डंडा है, डंडा का उत्तराधिकारी वही होगा हमारे मरने के बाद। इसका मतलब है कि उससे मैं अपने भरण पोषण का दावा कर सकता हूं। अब मैं उस पर दावा करूंगा कि भैया आप हमारा भरण पोषण करो और भरण पोषण के लिए खर्चा दो। वो बेचारा कहेगा मैं कौन हूं, मैं तो दूर का हूं, भतीजा हूं। मैं कहूंगा कि भाई इससे क्या हुआ, मेरे मरने के बाद अगर बारी आएगी कि मेरी संपत्ति किसको मिलनी चाहिए तो तुम ही उसके उत्तराधिकारी हो, तो तुम दूर के कहां हो, तुम उत्तराधिकारी तो बनोगे, आपको मेंटेनेंस देना होगा। ये दावा मैं अपने से, एजेंसी के माध्यम से कर सकता हूं, बट मैं उनसे भी ये दावा कर सकता हूं। डन। अब जो नया इसमें 2019 में संशोधन किया गया, आई थिंक 2019 में किया गया, उसमें इसको और विस्तारित कर दिया गया बच्चा। उसमें कह दिया गया कि मैं अपने बेटे से ही नहीं, बेटी से भी मांग कर सकता हूं, क्योंकि अब हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में बेटी भी हमारी संपत्ति की उत्तराधिकारी हो गई है। बेटे से मांग कर सकता हूं, बहू से भी मांग कर सकता हूं, बेटी से भी मांग कर सकता हूं और दामाद से भी मांग कर सकता हूं। यानी जो पेरेंट्स है, ध्यान दो, जो पेरेंट्स है उनको, जो अभिभावक है उनका परिभाषा व्यापक कर दिया गया। यानी पिता ही नहीं, पिता, माता, सास, ससुर, ये सभी, और ये सभी दावा कर सकते हैं बेटा से, बहू से, बेटी से, दामाद से। ये एक संशोधन किया गया। ये वृद्धों के लिए एक बहुत ही मजबूत आर्थिक सशक्तिकरण के लिए प्रयास है कि अब इनको भरण पोषण के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, और कोई झूठा बरगला करके इनसे पैसा ले लिया और अगर भरण पोषण नहीं कर रहा है तो इमीडिएट वो नोटिस देकर के उस पैसे को वापस ले सकते हैं। इसके अलावा इनके शारीरिक रक्षोपाय के लिए इस कानून में प्रोविजन किया गया। इनके लिए सरकार वृद्धाश्रम बनाएगी, प्रत्येक जिले में लगभग एक वृद्धाश्रम की व्यवस्था करेगी। समझ में आ रहा है? इनके लिए सरकार वेलफेयर का काम करेगी। ये सारी चीजें इसमें किया गया, बट सबसे प्रमुख बातें जो थी वो यही थी, वेलफेयर, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर। मेंटेनेंस में मिलेगा और वेलफेयर का काम सरकार करेगी। ठीक है, अब हम लोग जितना समय और इस पर जाया करेंगे उतनी देर में हम लोग इसको लिख लेंगे। तो आप तेजी से लिखना शुरू करो। आप एक हेडिंग डालो, नीचे की तरफ एरो दो, यहां पर एरो देकर के हेडिंग डालो, उद्देश्य, कैपिटल ए, उद्देश्य। इस अधिनियम द्वारा
इस अधिनियम द्वारा परित्यक्त माता पिता एवं 60 वर्ष के ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों के, अगर मान लीजिए 60 वर्ष से कम का है, ध्यान दीजिएगा 60 वर्ष से कम का है और वो कहीं ना कहीं कमजोर है किसी न किसी कारण से, वो भी दावा कर सकता है। ये नहीं कि 60 वर्ष के ऊपर ही, 60 वर्ष के ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों के संतान एवं उत्तराधिकारी को उनका उत्तरदायित्व सौंपकर कौमा वृद्ध माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों को सीनियर सिटीजन्स को 90 दिनों के भीतर सुरक्षा उपलब्ध कराना, विद इन 90 डेज उनको सुरक्षा उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। विद इन 90 डेज इनको सुरक्षा उपलब्ध कराना इनका उद्देश्य है। फिर से मैं इस उद्देश्य को पढ़ता हूं तो थोड़ा सा आपका दिमाग खुलेगा। इस अधिनियम का उद्देश्य क्या है? तो इस कानून के द्वारा परित्यक्त माता पिता एवं 60 वर्ष के ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों के संतान एवं उत्तराधिकारी, चाहे संतान हो चाहे कोई भी उत्तराधिकारी हो, उनको उनका उत्तरदायित्व सौंपकर, ये वृद्ध आपकी जिम्मेदारी है, सौंपकर वृद्ध माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों को 90 दिनों के अंदर सुरक्षा उपलब्ध कराना है इसका उद्देश्य है। डन। इसके प्रमुख प्रावधान लिखिए, कैपिटल बी। प्रमुख प्रावधान, पहला पॉइंट, संतान द्वारा अपने माता पिता की संपत्ति पर कब्जा करना और उनकी देखभाल नहीं करना, माता पिता की संपत्ति पर कब्जा करना और उनकी देखभाल नहीं करना गैर कानूनी है और ऐसा करने पर 3 माह की जेल और 5,000 रुपये जुर्माना का प्रावधान। ऐसा करने पर 3 माह की जेल और 5,000 रुपये जुर्माना का प्रावधान, याद रखो। सेकेंड पॉइंट, आर्थिक एवं शारीरिक जरूरतों के भरण पोषण की शर्त पर, आर्थिक एवं शारीरिक जरूरतों के भरण पोषण की शर्त पर वरिष्ठ नागरिकों द्वारा किसी के नाम की गई संपत्ति को, संतान के अलावा कोई और भी अगर नाम से लिखवा देता है, किसी के नाम की गई संपत्ति को भरण पोषण नहीं होने पर या भरण पोषण नहीं देने पर उसे वापस लेने का प्रावधान। दोनों पॉइंट क्लियर हो गया। अगर कोई ऐसा करता है, भरण पोषण नहीं करता है, तो यह गैर कानूनी है, अपराध है, उसको सजा होगी और वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार होगा कि वो उस संपत्ति को वापस ले सकते। डन। तीसरा पॉइंट, पॉइंट नंबर 3 लिखिए, असमर्थ अभिभावक या माता पिता, अगर वो 60 से कम के भी है बट किसी न किसी कारण से वो कमाने में असमर्थ है, नहीं कमा सकते हैं, असमर्थ अभिभावक या माता पिता, ऑब्लिक माता पिता चलेगा, असमर्थ अभिभावक ऑब्लिक माता पिता 60 वर्ष के कम आयु के भी, ब्रैकेट में लिखो 60 वर्ष से कम आयु के भी, ब्रैकेट बंद, कॉमा वरिष्ठ नागरिकों
ब्रैकेट में 60 वर्ष से अधिक आयु के, 60 वर्ष से अधिक आयु के, ब्रैकेट बंद, को अपने बच्चों पर, अपने बच्चों पर अपने रख रखाव एवं भरण पोषण, अपने रख रखाव एवं भरण पोषण भरण पोषण में ब्रैकेट में दे दो समुचित भोजन, कौमा वस्त्र, कौमा आश्रय एवं चिकित्सा। भोजन, वस्त्र, आवास, ये 3 चीज बेसिक है, प्लस मेडिकल, चिकित्सा। ठीक है, ब्रैकेट बंद। का दावा करने का अधिकार, का दावा करने का अधिकार, ब्रैकेट में लिखो एक स्पेशल ट्रिब्यूनल के समक्ष, एक स्पेशल ट्रिब्यूनल के समक्ष, ये दावा एक स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने होगा, स्वयं द्वारा या किसी अधिकृत संस्था के द्वारा। वृद्ध कितना बार दौड़ेगा, कितना बार कोर्ट जाएगा, कितना बार ट्रिब्यूनल के सामने हाजिर होगा, तो स्वयं भी कर सकता है, लेकिन उसके लिए एक ऑप्शन है कि किसी इंस्टीट्यूशन के माध्यम से भी करवा सकता है, अधिकृत संस्था के द्वारा, ब्रैकेट बंद। राइट। तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, अभिभावकों में सगे, कौमा सौतेले एवं दत्तक माता पिता, एवं दत्तक माता पिता तीनों शामिल। सगे माता पिता भी दावा कर सकते हैं बच्चों से, सौतेले माता पिता हैं वो भी दावा कर सकते हैं, वृद्ध है बेचारे, और अगर गोद लिए हुए माता पिता हैं वो भी दावा कर सकते हैं। अगर हमने आपको गोद लिया तो वृद्धावस्था में मैं भी आपसे दावा कर सकता हूं, क्योंकि गोद लेने का मतलब है कानूनी तौर पर मैं गोद लेता हूं। गोद लेने का मतलब है कि मेरे बाद मेरे वारिस आप होंगे, संपत्ति के मालिक आप होंगे, तो जब मालिक आप होंगे तो भरण पोषण कीजिए। पांचवा पॉइंट, रख रखाव का दावा करने वाले दादा दादी या माता पिता हैं, ये पॉइंट ध्यान से सुनना, रख रखाव का दावा करने वाले दादा दादी या माता पिता हैं, ओके, कौमा, तो उनके बच्चे या पोता पोती नाबालिग हैं, बच्चे भी हैं और यदि नाबालिग है तो वह यह दावा अपने रिश्तेदार पर भी कर सकते हैं, यानी वृद्ध को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, तो वह यह दावा अपने रिश्तेदार पर भी कर सकते हैं। किस रिश्तेदार पर? जो उनके मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति का उत्तराधिकारी होगा, जो उनकी मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति का उत्तराधिकारी होगा। क्लियर? छठा पॉइंट, यदि एक से अधिक रिश्तेदार, कौमा, वरिष्ठ नागरिक की संपत्ति के उत्तराधिकारी होने के हकदार हैं, यदि ऐसे रिश्तेदार 1 2 3 4 5 है जो उसके बाद उसके उत्तराधिकारी होंगे, तो आपस में बांटेंगे। अगर 10,000 रुपया देते हैं, 5 लोग हैं तो 2-2 हजार रुपया दोनों पांचों देंगे। यदि एक से अधिक रिश्तेदार वरिष्ठ नागरिक के संपत्ति के उत्तराधिकारी होने के हकदार हैं, तो रख रखाव का खर्चा रिश्तेदारों द्वारा समान अनुपात में दे होगा। समान अनुपात में दे होगा। क्लियर? पॉइंट नंबर 7, स्पेशल ट्रिब्यूनल यदि इस बात से संतुष्ट है कि, इस बात से संतुष्ट है, कन्विंस है कि बच्चों अथवा संबंधियों ने, बच्चों अथवा संबंधियों ने अभिभावकों का भरण पोषण नहीं किया है,
अभिभावकों का भरण पोषण नहीं किया है एवं उनकी उपेक्षा की है तो ट्रिब्यूनल उन बच्चों अथवा संबंधियों को मासिक भरण पोषण हेतु अधिकतम 10,000 रुपया तक देने का आदेश दे सकता है। देने का आदेश दे सकता है। ओके, 8 नंबर पॉइंट, प्रत्येक राज्य के सभी जिलों में कम से कम एक वृद्धाश्रम के निर्माण का प्रावधान। प्रत्येक राज्य के सभी जिलों में कम से कम एक वृद्धाश्रम के निर्माण का प्रावधान, जिसमें कम से कम 150 लोगों के रहने की व्यवस्था हो, जिसमें कम से कम 150 लोगों के रहने की व्यवस्था हो तथा जिसमें मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो, अब वेलफेयर पे आ गए हम लोग। मेंटेनेंस का टॉप पॉइंट हम लोगों का था वृद्धों को आर्थिक सशक्तिकरण और वृद्धों के मेंटेनेंस को सुनिश्चित करना। अब जो 8 नंबर पॉइंट है, 9 नंबर पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट वृद्धों के वेलफेयर से संबंधित है। प्रत्येक राज्य के सभी जिलों में कम से कम एक वृद्धाश्रम के निर्माण का प्रावधान, जिसमें कम से कम 150 लोगों के रहने की व्यवस्था हो तथा जिसमें मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो। राइट। और 9 नंबर, सरकारी अस्पतालों में अलग से पंक्ति एवं उनके उपचार हेतु विशेष सुविधाओं के साथ बिस्तर का प्रावधान। ठीक है, विशेष सुविधाओं हेतु बिस्तर का प्रावधान, यह है बच्चा इस अधिनियम का प्रावधान। हम इमीडिएट 2019 में इसमें एक बिल लाया गया संशोधन के लिए, वो संशोधन के बिल की चर्चा कर लें। क्लियर है? ये दिसंबर 2019 में लाया गया, तो मतलब आपके नए पार्लियामेंट बनने के बाद लाया गया है, तो इसकी चर्चा करना लाजिमी है। ठीक है, ये नहीं कि हम कहें कि ये लैप्स कर गया। तो आप एक बीच से नीचे की तरफ हेडिंग डालिए और हेडिंग डालकर लिखिए माता पिता और वरिष्ठ नागरिक वरण पोषण एवं कल्याण, पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन मेंटेनेंस एंड वेलफेयर, या मेंटेनेंस एंड वेलफेयर फॉर पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन, यही नाम था। ब्रैकेट में अमेंडमेंट बिल विधेयक 2019 ठीक है, बीच से नीचे की तरफ एरो देकर के लिखिए प्रमुख संशोधन ऑब्लिक प्रावधान। प्रमुख संशोधन ऑब्लिक प्रावधान।
ठीक है, मैंने पहले भी बताया, इसमें बच्चों का परिभाषा विस्तारित कर दिया गया, अभिभावकों का परिभाषा विस्तारित कर दिया गया। बच्चों में पुत्र पुत्री, पुत्रवधू दामाद, और अभिभावकों में माता पिता, सास ससुर, दादा दादी, नाना नानी, ये सभी शामिल कर दिए गए। यानी कोशिश किया गया कि वृद्धों को कहीं से भी कोई कमजोरी कानून में न रहे, ताकि वो बेचारे मेंटेनेंस की सुविधा से, सुरक्षा से बचने नहीं पाए। ठीक है, इसके अलावा वेलफेयर के बारे में भी थोड़ा, भरण पोषण के बारे में और थोड़ा सा व्यवस्था इसमें किया गया। वरिष्ठ नागरिकों को जो अधिकतम भरण पोषण की राशि थी, इसकी सीमा अब समाप्त कर दी गई। पहले था कि 10,000 तक ही देना होगा, पुराने वाले कानून में था। एक चीज आया कि मान लीजिए कि अगर किसी की कीमत 10-20 लाख है, तो 20 लाख वाला 10,000 क्यों देगा? हमारी मंथली इनकम 20 लाख है, मैं 10,000 कैसे दे सकता हूं? तो ये सीमा समाप्त कर दिया गया। तो कुछ कुछ जो चीजें थी कमी, उसको दूर करने का प्रयास किया गया। हम लोग लिखते हैं पहला पॉइंट, बच्चों ऑब्लिक चिल्ड्रेन की परिभाषा में। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसको बहुत ज्यादा डिक्टेट नहीं कर रहा, समझा नहीं रहा हूं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपको आसानी से समझ में आ रहा। एक आउटलाइन मैंने दे दिया, ठीक है, और जो टाइम हमारा बच रहा है उसमें हम लोग लिखवा दे रहे हैं। तो डिक्टेट करने या पीडीएफ देने से बेटर है कि कुछ चीजों को हम लोग लिख ले। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं लिखवाइए लिखवाइए, ठीक है, तो बीच का हम मार्ग अपनाए हुए हैं, तो साथ साथ सोचे के लिखवा देते। ठीक है, बहुत समझने वाली चीज है, तो ऐसा कहीं कुछ इसमें नहीं है कि मैं फिर से लंबा चौड़ा समय लेकर के आपको समझाऊं। पहला संशोधन है बच्चों ऑब्लिक चिल्ड्रेन की परिभाषा में विस्तार। और अब इसमें दामाद कौमा पुत्रवधू, पुत्रवधू यानी पहले पुत्र और पुत्री, दामाद और पुत्रवधू, कौमा जैविक ऑब्लिक दत्तक ऑब्लिक सौतेले, पुत्र एवं पुत्री। जैविक ऑब्लिक दत्तक ऑब्लिक सौतेले, जैविक पुत्र पुत्री मतलब जिसका बायोलॉजिकल रिलेशन मेरे साथ है, सौतेले अंडरस्टूड है, दत्तक गोद लिए हुए पुत्र पुत्री। तो जैविक ऑब्लिक दत्तक ऑब्लिक सौतेले, पुत्र एवं पुत्री, कौमा अवयस्क बच्चों, अगर बच्चा अवयस्क है, पुत्र पुत्री अवयस्क, अभिभावकों, अवयस्क बच्चों ब्रैकेट में कानूनी अभिभावक के माध्यम से, ब्रैकेट बंद, को शामिल किया गया है, को शामिल किया गया है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, माता पिता ऑब्लिक पेरेंट्स की परिभाषा में विस्तार। माता पिता ऑब्लिक पेरेंट्स की परिभाषा में विस्तार। और अब इसमें ससुर, कौमा सास और दादा दादी ऑब्लिक नाना नानी, ब्रैकेट में चाहे वे वरिष्ठ नागरिक हो या नहीं, चाहे वे वरिष्ठ नागरिक हो या नहीं, ब्रैकेट बंद, को शामिल किया गया है। ये भी अभिभावक हैं और ये भी दावा कर सकते हैं, ये भी पेरेंट्स माने जाएंगे। तीसरा, भरण पोषण में पहले था भोजन वस्त्र आवास और चिकित्सकीय परिचर्या। ठीक है, चिकित्सकीय सुविधा, अब थोड़ा सा बढ़ा दिया गया, भरण पोषण की व्यापकता में वृद्धि। और अब इसमें डैश, और अब इसमें डैश आहार, कौमा वस्त्र, कौमा निवास, कौमा संरक्षण एवं सुरक्षा, संरक्षण एवं सुरक्षा, कौमा चिकित्सकीय परिचर्या, कौमा स्वास्थ्य
देखरेख एवं उपचार भी शामिल। चिकित्सकीय परिचर्चा, कौमा, स्वास्थ्य देखरेख एवं उपचार भी शामिल। ठीक है। एक चौथा संशोधन किया गया है, वरिष्ठ नागरिकों ऑब्लिक माता पिता को दी जाने वाली, वरिष्ठ नागरिकों ऑब्लिक माता पिता को दी जाने वाली अधिकतम भरण पोषण की राशि, अधिकतम भरण पोषण की राशि ब्रैकेट में जिसकी सीमा पहले 10,000 रुपए थी, ब्रैकेट में आप लिखो जिसकी सीमा पहले 10,000 रुपए थी, ब्रैकेट बंद, की सीमा की समाप्ति, अधिकतम की कोई सीमा नहीं रहेगी। मतलब वो बच्चों के इनकम के आधार पर ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगी। क्लियर है? ट्रिब्यूनल को लगता है कि इनका इनकम अगर ये है तो उसके हिसाब से वो सीमा निर्धारित की जाएगी, वो सीमा नहीं रहेगी। राइट? क्योंकि 10,000 निर्धारित करने का काम ट्रिब्यूनल का ही है, पहले भी मैंने बता दिया, पहले भी मैंने दिखा दिया। पांचवां संशोधन, भरण पोषण अधिकारी की भूमिका का विस्तार। जो भरण पोषण अधिकारी होगा उसका थोड़ा सा रूल बढ़ा दिया गया। छठा पॉइंट, वरिष्ठ नागरिकों को घर पर देखभाल सेवाएं प्रदान करने वाले, वरिष्ठ नागरिकों को घर पर देखभाल सेवाएं प्रदान करने वाले वरिष्ठ नागरिक देखभाल गृहों, वरिष्ठ नागरिक देखभाल गृहों, ब्रैकेट में लिखो पूर्ववर्ती वृद्धाश्रम, पहले का जो वृद्धाश्रम कहा जाता था इसको किया गया वरिष्ठ नागरिक देखभाल गृह, नॉट वृद्धाश्रम, वरिष्ठ नागरिक देखभाल गृह, वरिष्ठ नागरिक देखभाल गृह, कौमा, बहु सेवा देखभाल गृह, बहु सेवा देखभाल गृहों और एजेंसियों के पंजीकरण हेतु प्रावधान। जितनी भी एजेंसियां हैं, प्राइवेट भी बहुत सारी हैं जो इस तरह का काम करती है वृद्धों की देखभाल का, इनका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा, इनको रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी होगा। ठीक है। सातवां पॉइंट, सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिक देखभाल गृहों की स्थापना, सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिक देखभाल गृहों की स्थापना, कौमा, संचालन और अनुरक्षण, संचालन और अनुरक्षण, संचालन और अनुरक्षण करने हेतु, करने हेतु अपेक्षित न्यूनतम मानक के निर्धारण का प्रावधान, अपेक्षित न्यूनतम मानक, एक मिनिमम स्टैंडर्ड डिसाइड किया जाएगा, उसी के अनुरूप इस तरह के देखभाल गृहों की स्थापना की जाएगी, संचालन किया जाएगा। अपेक्षित न्यूनतम मानक के निर्धारण का प्रावधान, ये आपका मेन यही है, अपेक्षित न्यूनतम मानक के निर्धारण का प्रावधान। ओके। 8 नंबर, प्रत्येक पुलिस थाने में, अगर वृद्ध थाने में केस लेकर के जाए तो अलग से उसका वहां पर एक नोडल अधिकारी रहेगा। प्रत्येक पुलिस थाने में माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के मामलों को देखने के लिए, अगर उनको कोई प्रॉब्लम होता है, थाने में जाते हैं, तो हर थाने में एक वरिष्ठ नागरिकों हेतु नोडल अधिकारी का प्रावधान। प्रत्येक पुलिस थाने में माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के मामलों को देखने के लिए वरिष्ठ नागरिकों हेतु, वरिष्ठ नागरिकों हेतु नोडल अधिकारी का प्रावधान। इस तरीके से बच्चा यह कानून वृद्धों के आर्थिक सशक्तिकरण और शारीरिक सशक्तिकरण की दिशा में एक
महत्वपूर्ण कानूनी प्रयास है, खास करके उनके पास पैसे की कमी नहीं रहे और उनके पास स्वास्थ्य देखभाल की व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाए। ये दो चीजें इसमें क्लब करके मेंटेनेंस एंड वेलफेयर एक्ट के रूप में बनाया गया। ये इनका एक वैधानिक प्रयास है इनके लिए, ठीक है। और अब हम लोग एक नजर डालते हैं नीतिगत एवं योजनागत प्रयास पर। नीतिगत एवं योजनागत प्रयास, फ्रेश पेज पे जाओ और फ्रेश हेडिंग बनाओ। फ्रेश पेज, फ्रेश हेडिंग, नीतिगत एवं योजनागत प्रयास, नीतिगत एवं योजनागत प्रयास। डन। ठीक है, नीतिगत एवं योजनागत प्रयास। नीतिगत एवं योजनागत प्रयास। और सबसे पहला नीतिगत प्रयास हम लिखते हैं बच्चा, नीचे की तरफ एरो देकर लिखो, नेशनल पॉलिसी फॉर ओल्डर पर्संस 1999। 1999 में इनके लिए एक नेशनल पॉलिसी बनाई गई। और मैंने पहले भी कहा कि 1999 की ये नेशनल पॉलिसी ही वृद्धों के लिए, वृद्धों के रक्षोपाय के लिए, उनकी बेहतरी के लिए, उनके कल्याण के लिए मेन गाइडलाइन है। मैंने पहले ही बताया है कि जो पॉलिसी होती है वो गाइडलाइन होती है। ये मेन गाइडलाइन यही रही है और इसी गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली कानून का निर्माण किया गया, क्योंकि इस पॉलिसी में डिसाइड किया गया था, इस पॉलिसी में डिसाइड किया गया था, इस पॉलिसी के जो प्रमुख बातें थी वो यही थी कि जो नया जनरेशन के लोग हैं और जो वृद्ध हैं, आयु प्रत्याशा बढ़ रही है, वृद्धों की आयु बढ़ रही है, नए जनरेशन के साथ उनको कोऑर्डिनेशन में कठिनाई हो रही, तो नए जनरेशन के साथ कोऑर्डिनेशन कैसे हो इसकी व्यवस्था करना, इसकी व्यवस्था करना। दूसरा, उनका आर्थिक सशक्तिकरण करना, उनका आर्थिक सशक्तिकरण करना। इसके लिए जरूरी है कि उनकी पेंशन की व्यवस्था को प्रॉपर किया जाए, आर्थिक रक्षोपाय करना। तीसरा, समाज में सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त करने के लिए उनका जो अनुभव है उसका लाभ भी समाज को मिले। ये भी तो हो सकता है कि 60 के बाद रिटायर करके सरकार ने कहा अब आप काम नहीं करेंगे, लेकिन अगर अभी आप सक्षम है शरीर से काम करने के लिए, तो आपके इस अनुभव का 60 वर्षों तक, जिस फील्ड में आपने 25-30 साल तक नौकरी की है, उसका एक्सपीरियंस तो आपको है। इस नीति में किया गया कि सरकार इसकी व्यवस्था करे, उनके अनुभवों का लाभ समाज को मिले, उनकी विशेषज्ञता का लाभ समाज को मिले। इस दिशा में भी सरकार सोचे ना, इस दिशा में भी सरकार कुछ करे। और साथ साथ वृद्ध की थोड़ी सी लाइफ सक्रिय हो जाएगी। इसे आप देखोगे बहुत सारे सरकारी संस्थानों में आज के डेट में है कि रिटायरमेंट के बाद फिर से नौकरी पर रख लिया जा रहा। आपका 60-62 जो भी रिटायरमेंट आपका एज है, 62 साल में आप रिटायर हो गए। अब जब रिटायर हो जाते हैं, अरे भाई बिहार में, यूपी में जहां पर भी कमी है अधिकारियों की, रिटायर्ड आईएएस को दोबारा रख लिया जाता, रिटायर्ड पीसीएस को दोबारा रख लिया जाता, रिटायर्ड इंजीनियर को दोबारा रख लिया जाता। सरकार का एक तो इंजीनियर पर लागत खर्च कम आता है। अगर एक इंजीनियर रिटायरमेंट तक होते 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 1 लाख रुपए के सैलरी पर रिटायर हुआ है, उसको पेंशन जो मिल रहा है वो मिलता रहेगा। लेकिन सरकार को अगर बनाने की जरूरत है, पीएचडी का काम है, सरकार को रोड बनाने का काम है, और कोई रोड बनाने वाला इंजीनियर ही रिटायर हुआ है, सरकार उनको एक ऑफर करती है कि आइए 3 साल आप हमारे यहां फिर से काम कीजिए, हम फिक्स आपको 30,000 रुपया देंगे, हम फिक्स आपको 40,000 रुपया देंगे। अब उस रिटायर हुए इंजीनियर बेचारा अकेले बैठे बोर होगा, 30,000 ही सही, 30,000 रुपया पैसा भी उसको मिल गया और फर्स्ट सेकेंड उसको काम मिल गया, वो बोर फील नहीं होगा, अकेलापन महसूस नहीं करेगा, उसकी जिंदगी के मायने विद्यमान रहेंगे, उसकी निरंतरता बनी रहेगी और एक सक्रिय जीवन व्यतीत कर सकेगा। इस नीति में इस बात पर भी बल दिया गया और धीरे धीरे इस दिशा में कोई बहुत संगठित नहीं, लेकिन लगातार हर क्षेत्र में इस बात को ध्यान में रखा जा रहा और इस दिशा में प्रयास किया जा रहा। इस नीति में यह भी व्यवस्था की गई कि जो आर्थिक सशक्तिकरण के संदर्भ में जो पेंशन वाला पार्ट है, वो पेंशन वाला पार्ट जो है वो अभी तक केवल बीपीएल को दिया जा रहा,
केवल बीपीएल वृद्ध कोई नहीं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो गैर सरकारी संगठनों में काम करते हैं, उनको पेंशन न देकर एक ही बार में उनको पैसा मिलता है या फिर इतना ही कम मिलता है जितना से कि उनका जीवन चल रहा है। अगर उनको भी सपोर्ट किया जाए, सरकार भी कुछ थोड़ा सा सपोर्ट कर दे और उनको कुछ इस तरह से किया जाए ताकि उनका एक पेंशन का सिस्टम बना रहे, इस दिशा में भी काम करनी चाहिए। अटल पेंशन योजना इसी का परिणाम है। इस तरह की योजनाएं शुरू की गई। उनके हेल्थ पर काम किया जाए तो हेल्थ के लिए, वृद्धाश्रम के लिए सारी बातें, उनके पेंशन कोष के समुचित उपयोग पर काम किया जाए। इसी के लिए 2003 में ही पीएफआरडीए का गठन किया गया, 2013 में उसका नाम पीएफआरडीए बनाया गया। 1999 की पॉलिसी के बाद ही पेंशन के उपयोग के लिए एक संस्था बनाई गई। इनके घर के लिए ऋण देने की प्रक्रिया को सरल किया जाए, ये भी इस नीति के प्रमुख बातों में था। और फिर इनके देखभाल, इनका बच्चों द्वारा इनके देखभाल कराने के इनके अधिकार को उपलब्ध कराया जाए ताकि बच्चों से ये अधिकार पूर्वक अपने देखभाल का काम करवा सके। इसके लिए कानून बनाया जाए, परिणाम तो 2007 का कानून बनाया गया। तो ये एक मेजर गाइडलाइन है और इसी गाइडलाइन को केंद्र में रख करके आज भारत सरकार वृद्धों के रक्षोपाय के लिए, वृद्धों के बेहतरी के लिए काम कर रही है। और इसी को केंद्र में रख करके हमारी सरकार वृद्धों के लिए विभिन्न विकास योजनाएं और कार्यक्रम बना रही है। तो इसको हम लोग, इसमें 5-6 पॉइंट है बच्चा, ये 5-6 पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं। पहला, इस नीति का उद्देश्य है, नीचे की तरफ एरो दो ऐसे करके, उद्देश्य युवाओं एवं वृद्धों के बीच सामंजस्य स्थापित करना। युवाओं एवं वृद्धों के बीच सामंजस्य स्थापित करना तथा वृद्धों के लिए औपचारिक एवं संगठित सहायता विकसित करना। वृद्धों के लिए औपचारिक एवं संगठित सहायता विकसित करना, दो चीजें इस उद्देश्य में आ गई बच्चा। एक आ गया कि भाई वृद्धों का हेल्प, सहायता का मतलब इनका आर्थिक सशक्तिकरण, इनका स्वास्थ्य सशक्तिकरण, ये सब आ गया इसमें, राइट। और ऊपर वाला जो पार्ट है वो ये है कि वृद्धों और युवाओं के बीच जो जनरेशन गैप है, जिसके कारण वृद्धों को नई पीढ़ी के साथ सामंजस्य स्थापित करने में कठिनाई हो रही है, उस जनरेशन गैप वाली समस्या का समाधान करना और युवा और वृद्धों के बीच एक सामंजस्य को स्थापित करना। तो ये जो पहला उद्देश्य है, इसमें दोनों चीजें आ गई। और एक अगला जो उद्देश्य था जिसकी चर्चा मैंने की, उसको 2 नंबर पॉइंट में हम लोग लिखेंगे कि वृद्धों के अनुभव का लाभ समाज को मिले, इसकी भी व्यवस्था किया जाए। इससे समाज को भी लाभ होगा, उनको भी कुछ आर्थिक लाभ होगा और सबसे बड़ी चीज है कि उनके जीवन में सक्रियता आएगी, एकाकीपन और अलगाव की समस्या का समाधान संभव होगा। तो सेकंड पॉइंट में लिखो, वृद्धों व्यक्तियों के पास उपलब्ध संसाधनों को, वृद्ध व्यक्तियों के पास उपलब्ध संसाधनों को एकत्रित करना, ताकि एक तरफ वृद्ध व्यक्तियों के अनुभव एवं विशेषज्ञता का लाभ समाज को मिल सके, ताकि एक तरफ वृद्ध व्यक्तियों के अनुभव एवं विशेषज्ञता का लाभ समाज को मिल सके तथा दूसरी तरफ वृद्ध एक सक्रिय जीवन व्यतीत कर सके, राइट। पहला चेंज ऐसे करो,
उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु, उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निम्न बिंदुओं पर केंद्रित प्रयासों पर बल दिया गया। बल दिया गया नहीं, बल। उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निम्न बिंदुओं पर केंद्रित प्रयासों पर बल। कैस 1 नंबर, वृद्धा पेंशन योजना के अंतर्गत, कॉमा, गैर सरकारी क्षेत्रों को शामिल करते हुए क्षेत्रों को बढ़ाया जाए। वृद्धा पेंशन योजना के तहत गैर सरकारी क्षेत्रों को शामिल करते हुए क्षेत्रों को बढ़ाया जाए। अभी तक केवल बीपीएल पर फोकस्ड है। सरकारी वाले को तो ऑलरेडी पेंशन मिल ही रहा है। अब गैर सरकारी क्षेत्र में जो बचे हुए हैं उन तक भी पेंशन सुविधा उपलब्ध कराई जाए। रिजल्ट, वय वंदना योजना, अटल पेंशन योजना, ये दोनों योजनाएं इसी उद्देश्य को पूरा कर रही। आगे हम लोग पढ़ेंगे इन योजनाओं के बारे में। दूसरा पॉइंट, गैर सरकारी क्षेत्रों की सहायता से गैर सरकारी क्षेत्र मेनली एनजीओ वगैरह वृद्ध व्यक्तियों को छूट युक्त स्वास्थ्य संरक्षण, वृद्ध व्यक्तियों को छूट युक्त स्वास्थ्य संरक्षण उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए। व्यवस्था की जाए। तीसरा पॉइंट, वरिष्ठ नागरिकों के लिए मानक कर कटौतियों को बढ़ाया जाए। मानक कर कटौतियों को बढ़ाया जाए। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, पेंशन कोष के समुचित उपयोग हेतु, पेंशन कोष के समुचित उपयोग हेतु एक नियामक प्राधिकरण का गठन किया जाए। एक नियामक प्राधिकरण का गठन किया जाए। ब्रैकेट में लिखो, फलतः 2003 में डैश 2013 में, फलतः इसको ऐसे ही लिखो बच्चा, फलतः 2003 में डैश 2013 में पीएफआरडीए का गठन, इसके बारे में हम लोग पढ़ के आए। पीएफआरडीए का गठन इस फिस्कल पॉलिसी में 5वां जो मुद्दा है, वृद्ध व्यक्तियों को आवासीय ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल किया जाए। वृद्ध व्यक्तियों को आवासीय ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल किया जाए। सरल किया जाए। और 6 पॉइंट है, वृद्ध व्यक्तियों को अपने बच्चों द्वारा देखभाल के अधिकार को उपलब्ध कराने हेतु कानून का निर्माण किया जाए। कानून का निर्माण किया जाए। ब्रैकेट में लिखो,
फलतः MWPSC एक्ट 2007 पारित। फलतः MWPSC शॉर्ट में लिख दिया मैंने, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर फॉर पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजनशिप एक्ट, सीनियर सिटीजन एक्ट, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर फॉर सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 पारित। ये है बच्चा नेशनल पॉलिसी इनके लिए, और फिर इसी पॉलिसी के तहत हमारी सरकार के द्वारा इनके लिए PFRDA का गठन किया गया, इनके लिए 2007 में कानून बनाया गया, और फिर इनके लिए ढेर सारी योजनाएं और कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इनके लिए ढेर सारी योजनाएं और कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसलिए आप अगले फ्रेश पेज पे जाओ और फ्रेश हेडिंग डालो, योजनागत प्रयास। नीतिगत प्रयास पीछे हम लोगों ने चर्चा कर दिया, योजनागत प्रयास, योजनागत प्रयास हेडिंग होगा आपका योजनागत प्रयास। लिखिए योजनागत प्रयास, अंडरलाइंड नीचे की तरफ एरो, और एरो देकर लिखिए उपरोक्त नीतियों के अनुरूप सरकार के द्वारा वृद्धों के बेहतरी एवं रक्षोपाय के लिए, वृद्धों के बेहतरी बेहतरी रक्षोपाय एवं कल्याण के लिए विभिन्न योजनागत प्रयास या विभिन्न योजनाएं एवं कार्यक्रम, विभिन्न योजनाएं एवं कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। विभिन्न योजनाएं एवं कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है, जिन्हें निम्न बिंदुओं के तहत देखा जा सकता है, जिन्हें निम्न रूपों में देखा जा सकता है, जिन्हें निम्न रूपों में देखा जा सकता है। राइट, और अंडरलाइन करो बच्चा, अंडरलाइन मत करो, निम्न रूपों में देखा जा सकता है, डैश नीचे की तरफ लंबा तीर का निशान दो, और आप एक मेन योजना लिखो जो आपका एक फ्रेश टॉपिक होगा। आप टॉपिक बना सकते हो, TOPIC टॉपिक, वरिष्ठ नागरिक कल्याणार्थ राष्ट्रीय कार्य योजना संबंधी स्कीम, वरिष्ठ नागरिक कल्याणार्थ राष्ट्रीय कार्य योजना संबंधी स्कीम 2020 में ये योजना शुरू की गई। नेशनल एक्शन प्लान फॉर सीनियर सिटीजन्स, NAP फॉर सीनियर सिटीजन, नेशनल एक्शन प्लान फॉर सीनियर सिटीजन्स 2020। राइट, ठीक है, आज मैंने लिखवाया ज्यादा आपको, और आज मैं क्लास यहीं खत्म कर रहा हूं बच्चा। बीच बीच में थोड़ा हल्का फुल्का क्लास भी आप किया करो। हम अब क्या करें, ठीक है। तो आज आपका जो हमारे बच्चे कम देर कहते हैं क्लास करने के लिए, आज उनके लिए खुशी का दिन है, आज उनके लिए जश्न है कि आज मैं 1 घंटे में ही उनको क्लास को फिनिश कर रहा हूं, उनको छोड़ रहा हूं। तो आज एंजॉय करें, और कल ही है ना मेरे ख्याल से, नहीं संडे को है मकर संक्रांति, उसकी तैयारी करें। ओके, तो आज इतना ही रहने देते हैं, कल हम लोग इस टॉपिक को फिनिश करेंगे, और फिर नेक्स्ट अति संवेदनशील वर्ग एक और है, और फिर शिक्षा स्वास्थ्य पर हम लोग आकर के फोकस्ड होंगे।
ओके, सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आज के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं हम लोग कल। डन।